जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 4 वर्क पावर एनर्जी, फर्स्ट ईयर कोर्स पेशावर बोर्ड के हम एमसीक्यूज़ डिस्कस कर रहे हैं फिज़िक्स के। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हेन यू पुश अ हैवी क्रेट डाउन अ रैम्प एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी ओनली फोर फोर्सेस एक्ट ऑन द क्रेट। ठीक है। विच फोर्स डज द ग्रेटेस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क ऑन द क्रेट। अच्छा स्टूडेंट्स, आपके साथ क्वेश्चन को अगर हम डायग्रामेटिकली समझें तो एक स्लोप है, उस स्लोप पे आपके साथ एक बॉडी है और वो कह रहे हैं कि इस बॉडी पे फोर फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। एक उस बॉडी का वेट है, वेट जो है वो तो बिल्कुल जो है आपके साथ डाउनवर्ड एक्ट करता है। ठीक है, ये तो इसका हो गया वेट। एक इस बॉडी का नॉर्मल रिएक्शन है, एक उस पे वो जो है आपके साथ वो फोर्स है, एक इस पे फॉरवर्ड फोर्स है जो आप अप्लाई करेंगे, और एक इस पे बैकवर्ड फोर्स है रेजिस्टेंस का। ठीक है, तो इस बॉडी पे चार फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, जैसे क्वेश्चन में कहा गया है कि ओनली फोर फोर्सेस एक्ट्स ऑन द क्रेट। सो वन इज फॉरवर्ड ड्राइविंग फोर्स, द फोर्स विच यू आर पुशिंग इट। द अदर वन इज़ फ्रिक्शनल फोर्स, फिर फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, और फिर आपके साथ द नॉर्मल फोर्स है। स्टूडेंट्स, अगर नॉर्मल फोर्स की बात करें तो नॉर्मल फोर्स की डायरेक्शन में तो ये बॉडी मूव ही नहीं कर रही, तो नॉर्मल फोर्स तो इस पर कोई वर्क नहीं कर रहा, तो ये तो आपके साथ कैंसल आउट हो जाएगा। नॉर्मल फोर्स तो इस पर वर्क नहीं कर रहा। ठीक है, अगर फोर्स ऑफ ग्रेविटी की बात करें तो स्टूडेंट्स फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो बिल्कुल डाउनवर्ड है और बॉडी डिस्प्लेसमेंट कर रही है अलोंग द स्लोप, तो उसमें जो एंगल बन रहा है वो आपके साथ ना तो ज़ीरो बन रहा है ना 180 बन रहा है। स्टूडेंट्स, जैसे हमसे वो मांग रहे हैं फाइंड द ग्रेटेस्ट वर्क, तो ग्रेटेस्ट वर्क तो तभी होता है जब एंगल ज़ीरो हो तो पॉजिटिव मैक्सिमम वर्क होता है, जब एंगल 180 हो तो नेगेटिव मैक्सिमम वर्क होता है। तो ग्रेविटी के साथ तो वो देखें ये एंगल बना रहा है, ये तो ना ज़ीरो है और ना 180 है, तो ग्रेविटी का ऑप्शन भी आपके साथ क्रॉस हो गया। अब आपके साथ दो बातें रह गई हैं, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रह गया है और द फोर्स यू आर पुशिंग रह गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर ये इंक्लाइंड प्लेन ना होता, अगर ये हॉरिजेंटल प्लेन होता और हॉरिजेंटल प्लेन में आप बॉडी को पुश करते और आपके पुशिंग की डायरेक्शन में बॉडी डिस्प्लेसमेंट करती, तो फिर तो इसमें कोई शक नहीं है कि आप जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसका वर्क ज़्यादा होता। लेकिन फ़िलहाल इस सिचुएशन में करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारे साथ ऑप्शन नंबर ए है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शंस जो है इस पे मैक्सिमम वर्क करेगा। क्योंकि स्टूडेंट्स, इंक्लाइंड प्लेन में आपको पता है कि आपको इतना पुश करने की ज़रूरत नहीं होती, वो तो वेट की वजह से ख़ुद ही डाउनवर्ड मूव कर रहा होता है। तो द फोर्स यू आर पुशिंग इन एन इंक्लाइंड प्लेन, उसमें ये सिचुएशन है कि आपको इतना फोर्स अप्लाई नहीं करना होगा, तो आपका वर्क जो है वो इतना ज़्यादा नहीं होगा। अगरचे अगर ये हॉरिजेंटल सरफेस होता तो फिर ऑप्शन डी करेक्ट था, लेकिन फ़िलहाल जो है इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारे साथ करेक्ट है। फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के साथ 180 का एंगल बना रहा है और आपके साथ नेगेटिव मैक्सिमम माइनस एफ डी वर्क होगा और फ्रिक्शनल फोर्स इस पर सबसे ज़्यादा वर्क करेगा। यह आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2, a force constant of a wire is k, another wire is for another force constant of the wire is 3k। ठीक है, both the wires are stretched through the same distance,
If work done are W1 and W2, then what is the relation between W1 and W2? स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन हुक्स लॉ के साथ भी रिलेट करता है। हुक्स लॉ आपके साथ कहता है कि F इज़ इक्वल टू के एक्स। ठीक है, अभी दो स्प्रिंग्स हैं, एक का स्प्रिंग कांस्टेंट K1 उसे K की इक्वल कर देते हैं, और दूसरे का स्प्रिंग कांस्टेंट K2 उसे 3K के इक्वल आपने रखना है। K1 जो है वो K के इक्वल है और K2 जो है वो 3K के इक्वल है। स्टूडेंट्स, एक्सटेंशन हमने दोनों में इक्वल प्रोड्यूस करनी है, क्योंकि क्वेश्चन में बताया गया है कि द वायर्स आर स्ट्रेच्ड थ्रू द सेम डिस्टेंस। ठीक है, अच्छा, अब स्टूडेंट्स वर्क का फार्मूला है W इज़ इक्वल टू एफ डी। दोनों सिचुएशंस में वर्क फाइंड करें और फिर हम देखेंगे कि क्या रिलेशन आता है। तो सबसे पहले इस वायर नंबर 1 के लिए W1 फाइंड करें। तो W1 इज़ इक्वल टू F1x। F1 की जगह K1x पुट कर दें तो आपके साथ, और मल्टीप्लाई कर दें, डिस्प्लेसमेंट की जगह x ही पुट करें और मल्टीप्लाई कर दें तो आपके साथ kx² आंसर आ जाएगा। इसी तरह W2 इज़ इक्वल टू F2x। F2 की जगह आपने 3k पुट करना है। ठीक है, 3kx पुट करना है तो वो 3kx² आ जाएगा। अब आप सिंपली W1 को देखें और W2 को देखें। एक W2 आपके साथ 3kx² है और W1 आपके साथ kx² है, जिससे क्लियरली आपको पता चल जाता है कि W1 और W2 में रिलेशन जो है वो W1 इज़ इक्वल टू, सॉरी ये वाला नहीं है, ऑप्शन नंबर डी है, ये करेक्ट है। W2 इज़ इक्वल टू 3 टाइम्स W1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। एस्केप वेलोसिटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज़ 11.2 किलोमीटर्स पर सेकेंड इफ़ द मास ऑफ द अर्थ इंक्रीजेस टू ट्वाइस, मतलब मास डबल हो गया, एंड इट्स रेडियस बिकम्स हाफ, और रेडियस हाफ हो गया, तो उसके एस्केप वेलोसिटी पे क्या असर पड़ेगा। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला जो है वो यहाँ पे ये मेंशन है, ये आप देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर मास डबल हो जाए, आप m की जगह 2m लिख दें और रेडियस को आप हाफ कर दें, मतलब रेडियस की जगह आप r/2 लिख लें, तो ये लोवेस्ट डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा और इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होके 4 आ जाएगा। लेकिन उस 4 पे जब आप अंडर रूट लेंगे तो बाहर 2 निकल आएगा। इसका मतलब ये है कि मास को डबल करने से और रेडियस को हाफ करने से एस्केप वेलोसिटी डबल हो जाती है। तो अगर इनिशियल एस्केप वेलोसिटी 11.2 है तो फाइनल एस्केप वेलोसिटी 22.4 किलोमीटर्स पर सेकेंड हो जाएगी, और ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा है? स्टूडेंट्स, हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव है, ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव है, फ्रिक्शनल फोर्स कंजर्वेटिव नहीं है। तो एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज़ फ्रिक्शनल फोर्स। स्टूडेंट्स, अगर ये फ्रिक्शनल फोर्स ऑप्शंस में ना होता, लेट्स सपोज ऑप्शन सी की जगह नन होता, इलेक्ट्रिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स और फिर नन, तो फिर हम ऑप्शन डी को करेक्ट करते। फिर मैग्नेटिक फोर्स जो है वो नॉन कंजर्वेटिव है, मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी में तो फ्रिक्शनल फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है, लेकिन सेकंड प्रायोरिटी में फिर मैग्नेटिक फोर्स जो है वो नॉन कंजर्वेटिव है। तो ये बात याद रखें कि अगर मैग्नेटिक फोर्स के साथ ऑप्शंस में फ्रिक्शनल फोर्स या रेजिस्टिव फोर्स मौजूद नहीं होगा तो फिर आपने मैग्नेटिक फोर्स को सर्कल करना है, फिर वो नॉन कंजर्वेटिव है। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है हमारे साथ ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। इफ़ द स्पीड ऑफ द कार इज़ डबल्ड, बाय व्हाट फैक्टर डज द काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। तो आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी इज़ प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द स्पीड। तो अगर स्पीड डबल हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स इंक्रीज़ होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1 हॉर्स पावर। हॉर्स पावर स्टूडेंट्स ये पावर का यूनिट है, और याद रखें 1 हॉर्स पावर 746 वाट के इक्वल होता है। कन्वर्जन है, इसे याद रखें कि 1 हॉर्स पावर इज़ इक्वल टू 746 वाट्स। क्वेश्चन नंबर 7, वर्क इज सेड टू बी नेगेटिव इफ़ एफ एंड डी आर
एंटी पैरेलल। स्टूडेंट्स आपको पता है कि जब आपके साथ एंगल 180 हो तो कॉस ऑफ 180 -1 के इक्वल होता है, और उसी वक्त जो है हम वर्क को नेगेटिव मैक्सिमम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, टू बॉडीज ऑफ मासेज m1 एंड m2 हैव इक्वल मोमेंटम्स। दो बॉडीज़ हैं जिनके मोमेंटम्स आपके साथ इक्वल हैं। देयर काइनेटिक एनर्जीज आर E1 एंड E2 आर इन द रेशो, मतलब आपने काइनेटिक एनर्जीज का रेशो फाइंड करना है। मोमेंटम्स उनके इक्वल हैं, मासेस उसके m1 m2 है, और वो आपसे कह रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जीज का रेशो फाइंड करें। इसे मैं इस तरह करता हूँ कि थोड़ा सा आपके लिए जो है वो सॉल्व करके इस पेंट में हम इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। आप देखिए, आपको पता है स्टूडेंट्स के गिवन डेटा ये है कि मोमेंटम 1 इज़ इक्वल टू मोमेंटम 2, ठीक है। आपके साथ मोमेंटम्स इक्वल है, लेकिन स्टूडेंट्स आपको पता है कि मोमेंटम का एक फार्मूला है इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। हमने एक फार्मूला प्रूव किया था कि काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू मोमेंटम स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। हमने ये फार्मूला एक प्रूव किया था। अगर इसी फार्मूला से हम मोमेंटम को सब्जेक्ट कर लें, बल्कि मोमेंटम स्क्वायर को सब्जेक्ट कर लें, अगर हम मोमेंटम स्क्वायर को सब्जेक्ट कर लें तो हमारे साथ फार्मूला इसका बनता है मोमेंटम स्क्वायर का 2 इंटू एम इंटू एनर्जी, ठीक है। अच्छा, तो अब इस फार्मूला के तहत हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मोमेंटम 1 की जगह हम लिख लेंगे 2m1 E1 और मोमेंटम 2 की जगह हम लिख लेंगे 2m2 E2, ठीक है, 2m2 E2। तो ये 2 और 2 तो आपके साथ कैंसिल हो जाएंगे। स्टूडेंट्स आप इसमें E1 बाई E2 को सब्जेक्ट करें तो आपके साथ आएगा M2 बाई M1। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपके साथ M2 बाई M1 आती है। तो वो करेक्ट ऑप्शन स्टूडेंट्स हमारे साथ ऑप्शन नंबर सी है। और ये फार्मूला स्टूडेंट्स ये याद रखें, ये आगे भी MCQs में यूज़ हो सकता है कि अगर आपके साथ मोमेंटम्स इक्वल हों, मोमेंटम्स आपके साथ इक्वल हों, तो फिर काइनेटिक एनर्जी का जो रेशो है वो मासेस के उलट रेशो के इक्वल होता है। मतलब E1 बाई E2 वो M2 बाई M1 की इक्वल होगा, और E2 बाई M1 E2 बाई E1 वो M1 बाई M2 के इक्वल होगा, ठीक है। तो याद रखिए कि जब मोमेंटम्स इक्वल हों तो काइनेटिक एनर्जीज का जो रेशो होगा वो मासेस के रेसिप्रोकल रेशो के इक्वल होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। द एटमॉस्फेयर इज़ हेल्ड टू द अर्थ बाय ग्रेविटी। ये तो सिंपल कंसेप्ट है, ग्रेविटी की वजह से ही गैसेस का जो एटमॉस्फेयर है वो हमारे इर्द गिर्द जो है अर्थ के नज़दीक रहता है, और इसमें डेंसर गैसेस अर्थ के बहुत करीब रहते हैं, जैसे नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जो है आपके साथ ऑक्सीजन हो गया, और रेयर गैसेस जो है वो आउटर एटमॉस्फेयर में रहते हैं, जैसे हीलियम हो गया या हाइड्रोजन गैस हो गया। इफ़ मोमेंटम इज़ इंक्रीज्ड बाय 20%, द काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज बाय 44%। ये याद रखिए, हमने बहुत दफ़ा इसे जो है क्लास इन्वायरमेंट में भी डिराइव किया है, फ़िलहाल इसको दोबारा डिराइव नहीं कर सकते। इफ़ मोमेंटम इज़ इंक्रीज्ड बाय 20%, द काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज बाय 44%। अगर ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स इस तरह होता कि इफ़ मोमेंटम इज़ डिक्रीज्ड बाय 20%, देन काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेज बाय 36%, ठीक है। ये दो बातें याद रखें, इंक्रीज बाय 20% तो 44%, डिक्रीज बाय 20% तो 36%। ये इसकी डिराइवेशन है, आप फिर जो है इसे देख सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, if the kinetic energy of a body becomes 4 times its initial value,
the new momentum will be. Students, आपको पता है कि momentum is proportional to the root of kinetic energy. मोमेंटम का जो ताल्लुक है काइनेटिक एनर्जी के साथ वो स्लो प्रोपोर्शनलिटी है. मोमेंटम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी. तो अगर काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स इंक्रीज़ हो गई है तो मोमेंटम जो है वो ट्वाइस हो जाएगा, वो 2 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि 4 पे अंडर रूट जो है वो 2 के इक्वल आता है. अच्छा स्टूडेंट्स, 2 बॉडीज़ विद काइनेटिक एनर्जीज आर इन रेशोज 4:1 on are moving with equal momentums. देखिए स्टूडेंट्स, मोमेंटम्स इक्वल हैं और काइनेटिक एनर्जी 4:1 है और वो हमसे मासेस का रेशो मांग रहे हैं. अभी जो हमने थोड़ी देर पहले ये फार्मूला पढ़ा कि काइनेटिक एनर्जीज अगर 4:1 होगी तो मासेस का रेशो बिल्कुल उसके उल्टा होगा. ठीक है, तो ये फार्मूला आप सिंपली यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं. अगर काइनेटिक एनर्जी 4:1 है तो मासेस का रेशो 1:4 होगा. ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आप बहुत इजीली उस प्रीवियस फार्मूला से निकाल सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं. अ बॉडी ऑफ मास 5 kg इज मूविंग विथ मोमेंटम 10. अ फोर्स ऑफ 0.2 न्यूटन acts on it in the direction of the motion for 10 seconds. Find the increase in kinetic energy. स्टूडेंट्स, ये MCQ थोड़ा सा प्रॉब्लम टाइप है, आपको थोड़ा सा इसके लिए डेटा फाइंड करना होगा. सबसे पहला काम तो आप ये करें कि आप जो आपको मास गिवन है और जो आपको मोमेंटम गिवन है, जो इनिशियल मोमेंटम आपको गिवन है, इस मास और इनिशियल मोमेंटम के हेल्प से आप इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर लें. ये आपके साथ फार्मूला है स्टूडेंट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का, p²/2m. ठीक है, तो ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी p की जगह 10 वैल्यू पुट कर दें, m की जगह 5 वैल्यू पुट कर दें, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपके साथ आ गई 10 जूल्स. ठीक है, अभी हमसे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का पूछा गया है. तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के लिए स्टूडेंट्स सिंपल सी बात है कि हमें फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी फाइंड करनी होगी और फिर दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट करना होगा. लेकिन जिस तरह काइनेटिक एनर्जी इनिशियल का फॉर्मूला है p initial²/2m, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल का फार्मूला यहाँ आप देख सकते हैं. ये काइनेटिक एनर्जी फाइनल का फार्मूला है. काइनेटिक एनर्जी फाइनल का फार्मूला p final²/2m होगा. तो उस p फाइनल को आपने सबसे पहले फाइंड करना होगा. इनिशियल तो 10 है, लेकिन जब उस पर फोर्स एक्ट हुआ 10 सेकेंड्स के लिए तो उसका इनिशियल मोमेंटम तो चेंज हो गया होगा. अगर उसका इनिशियल मोमेंटम चेंज हो गया है तो वो फाइनल में कन्वर्ट हो गया होगा, तो वो फाइनल मोमेंटम आपको फाइंड करना होगा. स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप फोर्स की डिफिनीशन यूज़ कर सकते हैं कि फोर्स इज़ डिफाइंड एज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. ये देखें F = ΔP/T. इस F = ΔP/T से आप डेल्टा P फाइंड करें. डेल्टा P आपके साथ हो जाएगा द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम. तो फोर्स और टाइम को मल्टीप्लाई करें. डेल्टा P की वैल्यू आपके साथ क्या आई? 2. अच्छा, इनिशियल मोमेंटम 10 था, चेंज 2 का आया, तो फाइनल मोमेंटम आपके साथ 12 हो गया. जब फाइनल मोमेंटम 12 हुआ तो स्टूडेंट्स अब आप फाइनल काइनेटिक एनर्जी में उस 12 का स्क्वायर लेके कैलकुलेट कर सकते हैं. तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपके साथ 14.4 आएगी. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपके साथ 10 आई थी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपके साथ 14.4 आई, जिससे इसका डिफरेंस आपको पता चला. इसका डिफरेंस है 4.4 जूल्स. ठीक है, तो आप इसे इस तरह सॉल्व कर सकते हैं. ये चैप्टर 4 वर्क पावर एनर्जी के न्यूमेरिकल्स हमने डिस्कस कर लिए हैं. नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ेंगे. इस लेक्चर के लिए इतना ही. थैंक यू स्टूडेंट्स.